यस, वेरी गुड इवनिंग क्लास। आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसके बिहाफ पर कई बच्चों का ये थिंकिंग है कि इसमें से क्वेश्चन बहुत कम नंबर के आएंगे, लेकिन कई बार वही क्वेश्चन इंसान को कुछ नंबरों की वजह से फेल कर देता है। तो मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMW, जिसमें से 110% आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, आज ये नंबर भी आपके पूरे पक्के करवा दूंगा मैं। इसके बाद हम लोग चैप्टर उठाएंगे न्यूक्लियाई, लेकिन पहले EMW आज निपटा देते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस को हम लोग डेली देखते हैं, तो सबसे पहले सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। तो बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट आपको आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आना चाहिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे डेटा आना चाहिए, और किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, उसके पूरे पूरे वेरिएशंस के बारे में, उसके फैक्ट्स के बारे में, सब कुछ चीज़ों के बारे में आपको आज जानना पड़ेगा। टाइम शुरू हो रहा है अब, तो क्लास अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या है इस लेक्चर में। बिना ज़्यादा बात किए मुद्दे पर आते हैं, वन शॉट वीडियो देखते हैं। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो और आप मुझ तक पहुंच पा रहे हो, तो आप प्लीज अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि एक बार 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो देखने से आपके दोस्तों का टाइम वेस्ट नहीं, उनका कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर होगा, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। आइए, तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपको ये समझाना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रियलिटी में होता क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं जनरली अगर आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुआ कैसे, बना कैसे, तो मैं एक क्वेश्चन अक्सर बच्चों से ये अपने तरीके से सवाल इस तरीके से पूछता हूँ चैप्टर के शुरुआत होते ही कि चार्ज जब रेस्ट में था तो क्या उससे किसी भी तरह का फील्ड लाइंस जनरेट होता था? डेफिनेटली होता था। याद रखिएगा, चार्ज अगर रेस्ट में भी रहेगा ना, तो उसमें से कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस बनता है, और उस फील्ड लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब चार्ज मोशन में अगर आ जाए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि चार्ज का मोशन दो तरह के से होता है। एक कांस्टेंट मोशन, ठीक है, और एक दूसरा होता है एक्सिलरेटेड मोशन। माय डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट मोशन में हमेशा इलेक्ट्रिक करंट नाम का एक इंट्रोडक्शन आ जाता है, जो कि आपने चैप्टर नंबर 3 आपने पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट इन द सेकंड, अगर चार्ज एक्सिलरेटेड करने का मतलब ये है कि इस टाइम पे वेलोसिटी कहीं ना कहीं वेरिएबल होगा। वेलोसिटी इज लाइक अ वेरिएबल। ठीक है, मतलब चार्ज की जो वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल होगी, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी आप बात करेंगे, लेकिन अगर वेलोसिटी बार बार वेरिएबल होता है तो याद रखिएगा ऐसे चार्ज को हम लोग एक्सिलरेटेड चार्ज होते हैं, और एक्सिलरेटेड चार्ज की वजह से कौन सा वेव बन जाता है? EM वेव्स बन जाता है। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा कि EM वेव्स का मेन प्रोस्पेक्टस क्या है कि व्हेन द चार्ज इज एक्सिलरेटेड, it means charge must be in motion and it must be accelerated. That means velocity is variable. It means electromagnetic wave is produced. तो अगर तुमसे कोई पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, ड्यू टू एक्सिलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस। अब दूसरी बात, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है कहीं ना कहीं वाई डायरेक्शन से, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बी डायरेक्शन से, तो इन दोनों के बिहाफ पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है वो अपना जेड एक्सिस के द्वारा आता है। आपको ये वीडियो कई जगह पे देखने के लिए मिलता है, लेकिन मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रिक वेव आता है वो कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस से आता है, वहीं पे मैग्नेटिक वेव वाई एक्सिस के रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पे आता है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ इस तरह का वेव्स क्रिएट होता है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मैं आगे पीछे जो जा रहा हूँ, ये नेट रिजल्टेंट ऑफ द वेव है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक वेव, ये मैग्नेटिक वेव, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से नेट जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन क्या है भाई साहब? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको इस बात को सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है, पूरे एनर्जी के साथ आपको बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट हो जाता है। अब एक बेसिक इक्वेशन तुमको समझाना चाहूंगा, पहले ध्यान समझना। अगर मान लो क्लास 11 का वो इक्वेशन जो कि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जिसको हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन बोलते थे, A इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस माइनस KX। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? याद रखिएगा 2π/T, और K की वैल्यू होती है 2π/λ। ठीक है, 2π/λ, एंगुलर वेव नंबर जिसको बोलते हो आप। अच्छा सर, इससे क्या कहना चाह रहे हो? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इक्वेशन में A साइन ओमेगा टी के साथ अगर प्लस KX लिखा हुआ मिले, तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ प्लस है तो डेफिनेटली जो रिजल्टेंट एक्सिस होगा ना, वो पक्का क्या होगा? माइनस। ठीक है, और K के साथ X है
इसका मतलब जो रिजल्टेंट एक्सिस जो है एक्स एक्सिस की तरफ से भी आ रहा है, और प्लस का मतलब है कि उसका जो रिजल्टेंट एक्सिस होगा वो क्या होगा, निगेटिव एक्सिस होगा। अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो 100% यहाँ माइनस है, तो उसका रिजल्टेंट एक्सिस क्या होगा, पक्का पॉजिटिव एक्सिस होगा। क्या सर समझ नहीं आया? तो देख भाई ना, तू समझ ना कि अगर मान लो E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी के जेड माइनस ओमेगा टी है, अब देख तू इसको आगे पीछे लिख सकता है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, इसको तुम इधर लिख सकते हो, इसको तुम इधर लिख सकते हो, दैट डजंट मैटर फॉर यू। ठीक है, अगर मान ले इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो पहली बात के साथ जेड लिखा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर जा रहा है, जेड एक्सिस में आ रहा है। अगर यहां पर ये माइनस है, अगर ये यहां पर माइनस है इन दोनों के बीच में, तो 100% जेड एक्सिस जो दिखा रहा है ना, वो 100% वो किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। अगर यही माइनस की जगह प्लस होता है ना भाई साहब, अगर यही माइनस की जगह प्लस होता है ना, अगर के जेड प्लस ओमेगा टी लिखा रहता और पूछता तुम्हारा जो ईएम वेव है वो उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर है, तो हमेशा बोलना वो निगेटिव डायरेक्शन में की तरफ जाएगा, निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जाएगा। जैसे यहाँ पे बी एक्स रिप्रेजेंटेशन किया मैंने, बी नॉट साइन ओमेगा टी के जेड, फिर से के के साथ जेड है, के साथ जेड है, इसका मतलब ये है कि पक्की बात है उसका रिजल्टेंट एक्सिस कौन सा, जेड एक्सिस है, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस लगने की वजह से उसका रिजल्टेंट क्या है, पॉजिटिव एक्सिस है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, अगर ई जो अभी आपने दिखाया हम लोगों को ई वाई का वेरिएशन के हिसाब से अगर ये लिखा रहता है ई नॉट साइन के जेड प्लस ओमेगा टी, इस तरह से लिखा रहता, तो पहली बात तो आप कभी भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिप्रेजेंटेशन अगर कर देते, तो आपको मैं बताऊं, अगर तुम इसको x बोल रहे हो, इसको y बोल रहे हो, और ये z पॉजिटिव और ये z नेगेटिव है, अगर तुमसे कोई पूछे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन से आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये y डायरेक्शन से आ रहा है, और मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन से आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे, बी नॉट साइन के जेड प्लस ओमेगा टी लिखोगे ना जी, तो बी नॉट साइन के जेड प्लस ओमेगा टी लिखोगे ना जी, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कहीं ना कहीं x डायरेक्शन से आ रहा है, ई वाई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, बी एक्स बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से नेट रिजल्टेंट इधर जाएगा कि नीचे आएगा, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस नेगेटिव जेड एक्सिस आएगा। तो भाई देखना तू यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लस, क्या लिखा हुआ है, प्लस, 100% इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा, नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाएगा। इस बात को ध्यान में समेट लो और याद कर लो। एक क्वेश्चन मैंने तुमको इस तरह से बता दिया। न्यूमेरिकल भी लेकर के आऊंगा, लेकिन पहले थ्योरी कमांड कराऊंगा, क्योंकि हम उन बच्चों के साथ है जो कहीं ना कहीं खुद को कमजोर समझ रहे हैं और जो डर रहे हैं फिजिक्स को लेकर के, मैं उनके साथ हूं भाई। ठीक है, टॉपर तो टॉपर है। ठीक, इस बिहाफ पर पहले चीजों को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, डायग्राम बनाने का एक फंडामेंटल रूल एंड रेगुलेशन है। फंडामेंटल रूल एंड रेगुलेशन क्या है, तो सबसे पहले इस डायग्राम को बनाना सीखने के लिए, कभी भी ईएम वेव का क्वेश्चन आया, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव आ रहा है, या कुछ भी इस तरह के इक्वेशन या क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं आपको और ईएम वेव बनाने में आपको दिक्कत हो रही है, तो सीखो कैसे बनाते हैं पहले ईएम वेव का रिप्रेजेंटेशन। तो देखो पहले एनसीईआरटी देख लो। एनसीईआरटी वेरिएशंस के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो तुम ध्यान से देखोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तो बना लो, लेकिन इसके बीच में जो लाइन रिप्रेजेंटिंग है, जो उसके बीच में जो लाइन रिप्रेजेंटिंग है उसको देखो, पहले एक ऊपर बना रहा है वो, देखो ठीक है, और नीचे कुछ ऐसे बना रहा है वो, ऊपर फिर नीचे इस तरह से बना रहा है। टेढ़ा टेढ़ा क्यों बना रहा है भाई, तो सीखना पड़ेगा इस बात को भाई कैसे बनाते हैं। और इधर होने के बाद देखो, इधर परपेंडिकुलर बना रही है ना, इधर परपेंडिकुलर फिर बनाना, फिर ये टेढ़ा बना दिया, इस तरह अपोजिट टाइप का फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक यूं टेढ़ा है तो ये उस तरफ टेढ़ा है, फिर अगली बार फिर से वही रिप्रेजेंटेशन ऐसा, फिर परपेंडिकुलर ऐसा। मजे वाली बात जानते हो, मजे वाली बात ये है कि अगर ये एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये अगर एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो तीसरा क्या है, जेड एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। बनाते कैसे, तो ध्यान देखना। सबसे पहले 3 एक्सिस बना लोगे आप, ठीक है, आपको पता है तुम ये भी डिजाइन कर लोगे, ठीक है, ये वेव का भी डिजाइन कर लोगे, अच्छी बात है, वेव का डिजाइन कर लोगे। फिर डिजाइन करने के बाद आपको मैंने बताया कि मान लीजिए ये अगर एक एक्सिस तुम मान रहे हो, ये अगर एक एक्सिस मान रहे हो, तो उस एक्सिस के अनुसार ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इधर क्या आएगा, जेड एक्सिस। समझ में आया क्या? इसलिए ये ऐसा परपेंडिकुलर रहता है और यूं करके रे बनता हुआ चला जाता है, यूं करके बनता हुआ चला जाता है भाई, तो इसलिए ये लाइन सीधा सीधा दिखता है। ठीक है, इस बात को सीख लो। ठीक है, अगली बार जब डाटा यूं करके कन्वर्ट होगा, क्योंकि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूं करके घूमता हुआ इधर आया, तो भाई वो तो सीधा ही रहेगा ना, ये सीधा ही है भाई, ये सीधा ही है, सीधा ही है ना,
तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो z एक्सिस तो टेढ़ा जाएगा ही नहीं जाएगा, बता, ये टेढ़ा जाएगा ही नहीं जाएगा, ऑब्वियस है भाई टेढ़ा जाएगा। तो ये वेरिएशंस को सीखना है आपको। एक बार पेन तो उठाओ, एक बार पेन तो उठाओ और चीजों को ट्राई तो करो भाई, नहीं बने तो फिर बात करना, ठीक है। यहां तक होने के बाद जैसे तुम्हें ईएमएफ बनाना समझा दिया, ईएमएफ का रिप्रेजेंटेशन समझा दिया, तो फोटो तुरंत इसका क्लिक कर लो। कैरेक्टरिस्टिक्स की ईएमएफ इज लाइक एज अ स्पीड ऑफ लाइट, इट डजंट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। सब बात ये जानते हो, ईएम वेव्स एक इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव के ऑसिलेशन से बनता है, ठीक है। ईएम वेव्स में जो वैक्यूम में जो स्पीड का उसका ट्रेवलिंग होता है 3.8 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। और एक जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना, अभी आगे चल के उसको एक्सप्रेस भी कर दूंगा, E इक्वल्स टू BC। BC तो तुम बहुत अच्छे से याद रखोगे, BC है ना, सुन, E इक्वल्स टू BC याद कर ले, ध्यान रहना चाहिए, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। अच्छा सर, उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ना है? ईएम स्पेक्ट्रम, जिस तरह से याद करो स्पेक्ट्रम क्लास 10 में कलर्स होता था, यहाँ पे स्पेक्ट्रम्स वेव्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ईएम स्पेक्ट्रम क्लास 12 में पूछा गया कौन ऐसा ज्ञानी था जो ईएम स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन और एक्सप्रेस किया, उसका नाम था मिस्टर हर्ज। कौन थे? हर्ज। हर्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट के दरमियान में दे एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द different waves, that is maybe x-rays, gamma rays, microwaves, that's all. So we can say the order of arrangement of the electromagnetic waves in the increasing order of the decreasing order of the wavelength lambda and the frequency, that is called the electromagnetic wave. In short we can say कि wavelength और frequency के बिहाफ पर एक स्पेक्ट्रम तैयार होता है, एक कॉम्बिनेशन तैयार होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ऑलराइट, नाउ वी आर मूव टुवर्ड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे रेडियो वेव्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, लाइट रेज जिसको विजिबल लाइट बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। में कितना भी किसी को चिल्लाते हो कि भाई ये याद कर ले, याद कर ले, याद कर ले, उसे ये रेंज याद नहीं होता। उस रेंज को याद कराने का कई लोग शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, कई लोग डिफरेंट डेटा तैयार कर रहे हैं, आपको भी वो शॉर्ट वीडियो याद करना पड़ेगा, आपके लिए वो जरूरी है। एनसीईआरटी से आगे नहीं जाने वाला क्वेश्चन, कितने भी कोई कलाकार आपको ज्ञान दे रहा हो, एनसीईआरटी से आगे नहीं जाना है। पढ़ना क्या है? इसके वेवलेंथ के बारे में बेसिक रेंज आपको ध्यान रखना है, और इसमें गामा रेंज के रेंज को कुछ डेटा को आपको याद रखना है। कहां से प्रोडक्शन होता है उन डाटा को कभी कभी एग्जाम में नहीं पूछता है, बट डेफिनेटली डिटेक्ट कहां पे होता है, यूजेस कहां पे होती हैं, ये सब चीजें क्वेश्चंस मस्ट ask in your board exam. Now my dear student, there is the simple method to learn the क्या है जो बोर्ड एग्जाम में PYQs में आ चुका है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। वो क्वेश्चन आया हुआ है कि एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन, जब फ्लाइट जब कम्युनिकेट करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा होता है, लैंडिंग कर रहा होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में कौन सा वेव यूज होता है? दैट वेव इज रेडियो वेव्स। टीवी रिमोट के लिए कौन सा यूज होता है? IR रेज। नाइट विजन गॉगल्स जो फौजी लोग पहन के चलते हैं, दैट नाइट विजन के लिए जो यूटिलाइजेशन करते हैं, उसमें कौन सा करते हैं? दैट इज इंफ्रारेड रेज। एंड बल्ब, LED वगैरह जो घर पे आजकल चल रहा है, जो टीवी में अभी तुम LED में देख रहे हो लाइट, वो कहां से आ रहा है? विजिबल रेज। एंड सन में कौन सा रेज होता है? UV रेज। एंड एयरपोर्ट एंड मेट्रो में सिक्योरिटी चेकआउट करता है कि भाई TTT कोई भी मेटेलिक बॉडी कोई चीज मिल जाए तुम्हारी बॉडी में से, वो रेज पास करते हुए चले जाता है और पता लगा लेते हैं कि स्किन के अंदर भी कोई मेटेलिक चीज है या नहीं है, by the help of the X-rays. PET scanner is by the gamma rays, terrestrial flashes, thunderstorm, gamma rays जो तुम देखते हो बिजली कड़कती है, एग्जाम में पूछा गया है 2023 में, वो गामा रेज। अब ये जो जितने रेज तुम्हें दिख रहा है ना विजुअली, इसके कुछ प्रॉपर्टीज याद कर लो, एनसीईआरटी बुक उठाओ और रट लो भाई। अब देखो, सबसे अच्छी एक्ट्रेस जो मुझे लगी पुष्पा राज में, रश्मिका मंदाना, वन ऑफ द फेवरेट वन माइंड, दिखने में अच्छी है ना भाई, देख यहाँ पे, उस पे ध्यान मत दे, इस पे ध्यान दे। रश्मिका मंदाना इज वेरी अल्टीमेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल। वाह वाह वाह, बोलो 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 बोलो, रश्मिका मंदाना इज वेरी अल्टीमेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल। तो इसका पहला टर्म याद कर ले, RMIVUX। रश्मिका मंदाना इज वेरी अल्टीमेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल। तो R से रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज। अब देख, ऊपर से रश्मिका के ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा,
रश्मिका के ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, लेकिन वेवलेंथ घट जाएगा। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक तरीके का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस बात को ध्यान में रख लो कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बिहाफ पर एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिश्ता होता है, और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, याद रख ले भाई, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट आगे चलना, रिलेशन है कुछ बेसिक डेरिवेशन। लोग कहते हैं इस चैप्टर में डेरिवेशन नहीं है, भाई झूठ कहते हैं। देखो बेसिक रिलेशन जैसे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और सी के बीच में बहुत प्यारा सा रिश्ता है, दैट इज c इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, मेरे बच्चे ने बोला कि सर जब आप डेरिवेशन बताते थोड़ा स्लो बताइए ताकि हम थोड़ा स्पीड में तो पढ़ लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब अगर हमें वो चीज ही समझ नहीं आया तो दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्लो किया है अपने बातों को ताकि आप समझ पाओ। जैसे देखो बेटा, सबसे पहले आप कंसीडर करो, लेटर कंसीडर कर लो कि 1 अपॉन म्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबको पता है 9 × 10⁻⁹ होता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जानते हो 10⁻⁻⁷ होता है। अब ये दोनों वैल्यू को डिवाइड मार दो। डिवाइड मारने का तरीका ये है कि सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड मारो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे डिवाइड मारोगे तो ये वैल्यू इस तरह से तैयार होना शुरू होगा। ठीक है, लेकिन क्या डिवाइड मारने से क्या फायदा होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही ये 10⁻⁻7 जो डेटा है ये नीचे की तरफ आएगा तो 10⁻9 के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10⁻16, ये 9 रहा, राइट। और अगर ये जैसे इस डेटा को तुम ध्यान से देखोगे तो ये 4 पाई नीचे है तो ये नीचे आ जाएगा 4 पाई। ठीक है, 4 पाई नीचे को, और ऊपर कौन है भैया 1, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, चला गया ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला गया तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बचा, तो वही लिखा है सर ने, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। केडी सर ने लिख दिया है भाई सब, ये मेरा ही नोट्स है भाई जो ऑफलाइन क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंटेशन किया, और 9 × 10⁻16 को जब तुम ब्रेक डाउन करते हो तो 3 × 10⁸ का स्क्वायर लिखोगे, जो किसका होता है, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर होता है। तो c की जगह रिप्लेस किया, और c की वैल्यू जैसे पुट आउट करोगे तो 1 अपॉन पूरे पर रूट लग जाएगा, पूरे पे जैसे रूट लगे तो 1 का रूट 1 ही होगा, और इसके नीचे ये लग जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक रिलेशन भाई साहब, खा जाओ, रट लो, जो करना है वो कर लो, लेकिन अपने अंदर संभालो इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट में से साबित हुआ है। अगला, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। भाई ये जो फॉर्मूला है ना, पहले चैप्टर अगर तुमने नहीं पढ़ा तो अभी बहुत जल्दी शॉर्ट वीडियो भी आएगा, उसमें पढ़ लेना कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू UE इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। जाकर चेक करो, आपने कैपेसिटर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें एनर्जी कैलकुलेट की गई है चार्ज की, तो वो जाके एनर्जी डेंसिटी पता करना, वो पढ़ाया गया होगा, देख लेना। एनर्जी डेंसिटी का स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट की जगह पे म्यू नॉट हो जाता है, वो नीचे की तरफ आ जाता है, E स्क्वायर की जगह पे B स्क्वायर आ जाता है। दोनों को जैसे ऐड कर दोगे तो नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉम्बिनेशन, आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये बेसिक फॉर्मूला तैयार हो गया है। ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है कि ईएम वेव का इलेक्ट्रिक डेंसिटी कितना होता है भाई साहब। इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इंटेंसिटी का फॉर्मूला भूलना नहीं, इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम होता है भाई साहब, ध्यान रखने का, एनर्जी U अपॉन A इंटू डेल्टा T। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, द थिंग इज दैट व्हेन द टोटल, अगर आप यहां पर इंटेंसिटी जब कैलकुलेट करोगे, इंटेंसिटी के लिए जो फॉर्मुलेशन यूटिलाइज किया जा रहा है दैट इज द एवरेज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एवरेज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के लिए यूटिलाइजेशन करने के लिए आपके पास जो डेटा है उसका यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट करोगे। देन इसमें करना क्या होता है, करना ये होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज डेंसिटी फॉर्मुलेशन क्या है। ठीक है, एवरेज डेंसिटी फॉर्मुलेशन जो आपके डेटा जो कैलकुलेट करके आया हुआ है दैट इज द यूसी, और वॉल्यूम आपको पता ही है, वॉल्यूम होता है A into L। A into L that means what? Volume is nothing but that is the length into breadth into height, और length into breadth is nothing but we can say area, and that is height is nothing but just a length। अब इसके जगह पे वैल्यू को पुट करा, वैल्यू को पुट करने के बाद जो डेटा तैयार हुआ अपने पास यूसी डेल्टा A डेल्टा T के बिहाफ पे आ गया। अब इस डेटा का यूटिलाइजेशन करके हम लोगों को बस फॉर्मूला तैयार करके इंटेंसिटी की वैल्यू यूसी याद करना है। तो इसलिए याद रखिएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वैल्यू यूसी भी होता है। इस बात को ध्यान में रखना। ये तो पुराना वाला डाटा जो अभी जस्ट अभी आपको मैंने पढ़ाया उस पे से चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद एक बात जो मजाक मजाक में मैंने आपको बोला, E इक्वल्स टू BC। E इक्वल्स टू BC मतलब BC टर्म तो बहुत ही कॉमन है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द magnetic field. When the proportionality is out, there is the term that is a C. Understood? तो E equals to क्या हो गया CB, and CB becomes the C equals to E upon B. Similarly आपको याद रखना मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
दैट इज द एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, प्रोपोर्शनलिटी हटते ही कांस्टेंट आता है c, and c equals to u upon p. And by this way we are just conclude this chapter. Before that, last topic is the important, that is the Maxwell equation. चार बेसिक मैक्सवेल इक्वेशन खा जाओ, रट लो इसको. पहला गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, एंड द मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ. ये चारों का चारों लॉ आपको याद होनी चाहिए. क्यों? तो हम लोग बना रहे हैं शॉर्ट वीडियो. इस शॉर्ट वीडियो में हर एक चीजों को आपको बताया जा रहा है, बस ध्यान समझते चलिएगा. आपने ये भी पढ़ा हुआ है गॉस लॉ का फॉर्मेशन, तो ये मैक्सवेल का ही दिया हुआ है कि आप जानते हो कि फ्लक्स होता क्या था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. लेकिन बाद में चल करके आपने क्या सीखा? बाद में चल करके आपने ये सीखा कि फ्लक्स इज नथिंग बट इज अ क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds. फिर इन दोनों को आपने कंपेयर किया. कंपेयर करने के बाद आपने लिखा क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds is nothing but is the 1 by epsilon naught times of the charge. क्या यही बात लिखा हुआ है मैक्सवेल ने? क्या यही बात लिखा हुआ है मैक्सवेल ने? थोड़ा ध्यान से देखिएगा. That is a E dot ds equals to Q upon epsilon naught. Definitely my dear student, class 12 student, ऐसे ही लिखा हुआ है. और ये चीज आज नहीं तुम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हो. दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. मतलब ऑल ओवर चैप्टर जितना भी आपने पढ़ा, इसका कंप्लीट कंक्लूजन दिया गया है इस डेटा में. तो डोंट फॉरगेट दिस टर्म्स. एंड नेक्स्ट इज द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dA. भाई साहब इस पे भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि इस बात को ध्यान रखिएगा. अगर तुम किसी भी एक चार्ज को क्लोज करते हो किसी भी इस क्लोज एरिया में, तो इसका ओवरऑल फ्लक्स होता है 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ Q. बट अगर किसी भी मैग्नेट को अगर तुम क्लोज करते हो, किसी भी मैग्नेट को अगर तुम क्लोज करते हो, तो इसकी पोलैरिटी है प्लस, इसकी पोलैरिटी है माइनस. सो द फ्लक्स बिकम्स, टोटल चार्ज बिकम्स द जीरो. तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो टोटल चार्ज के हिसाब से जीरो, ओवरऑल फ्लक्स ही क्या हो जाएगा? जीरो. इसलिए माय डियर स्टूडेंट, मैक्सवेल ये बात समझ चुका था पहले ही, इसलिए उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dA इज ऑलवेज जीरो. एग्री? लास्ट इज द माइकल फैराडे कांसेप्ट. माइकल फैराडे कांसेप्ट और मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ. मैं से इसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले इस पे देख लीजिए. मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, एवरीवन नोस B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I होता था, लेकिन I यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कंप्लीट I होता है कंडक्शन करंट और ड्रिफ्ट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट. अभी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट. लास्ट स्लाइड है भाई साहब, लास्ट स्लाइड है, ध्यान से देखते रहिएगा. द लास्ट स्लाइड. डिस्प्लेसमेंट करंट बेसिकली है क्या? ध्यान सुनना. अगर किसी भी कैपेसिटर, कैपेसिटर बोले तो कंडेंसर, कंडेंसर बोले तो जो पंखे में व्हाइट कलर का डेटा लगा हुआ रहता है, उसके बारे में बात हो रही है. होता क्या है उसके अंदर? उसके अंदर एक प्लेट होता है, राइट? यहां से जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होता है तो कहीं ना कहीं इस प्लेट में चार्ज कर देता है, पहला प्लेट चार्ज हो जाता है. लेकिन आपको पता है इसके अंदर होता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब. अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या होता है? चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाता है, पोलराइजेशन मेथड होना शुरू हो जाता है, ये भी प्लस 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 होता है. हर डिटेलिंग आपको मिलेगा सेकंड चैप्टर का फिर से. फिर ये प्लेट धीरे से माइनस हो जाता है, माइनस होते ही इसके बाद इसमें से चार्ज फ्लो होता है और इसमें क्या हो जाती है ये चीजें? अर्थिंग. लेकिन भाई सवाल तो ये है कि इसके वजह से यहाँ इंडक्शन हो गया, ओके अंडरस्टूड, लेकिन चार्ज यहां से इधर कैसे गया? तो यहीं पे बात होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट. तो यहां से यहां तक का बोला जाता है कंडक्शन करंट, और जब यहां से जब चार्ज मूव करके दूसरी तरफ मूव करता है तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट. इसलिए ये डेटा मैंने लिखा है, इट इज द दैट करंट व्हिच कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस इन द एडिशन ऑफ द कंडक्शन करंट व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम. सो इसका बेसिक तरीका ये है, फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लो. d5 अपॉन dt 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन dt, कांस्टेंट बाहर आ जाता है. फिर dq अपॉन dt को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ id इक्वल्स टू फॉर्मूला बन जाता है एप्सिलॉन नॉट d5 ओवर dt. सो इस बात को भूलिएगा नहीं, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट. बाय दिस वे दिस चैप्टर गोइंग टू द फिनिश. दिस ऑल आर द समरी ऑफ द NCERT. प्लीज लर्न इन अबाउट इट. हर चैप्टर का समरी जरूर पढ़ के जाओ, ठीक है? मैक्सवेल का डेटा मैंने आपको बता दिया, अल्टरनेटिंग चार्ज की वजह से ही EMW प्रोड्यूस होता है ये भी बता दिया, EM वेव्स के स्पेक्ट्रम के फेनोमेना के बारे में बता दिया आपको, ये फॉर्मूला में किस तरह से वेरिएशंस आता है ये बता दिया, k की वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, ओमेगा वैल्यू 2 पाई अपॉन t होता है बता दिया. आप जाकर क्लास 11 का प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन देख लीजिएगा, डिफरेंट मेथड से चीजों को ब्रेक डाउन किया जाता है. बस इस बात को ध्यान रखिएगा, इफ देयर इज अ माइनस देन डेफिनेटली रिजल्टेंट इज मस्ट बी पॉजिटिव डायरेक्शन. अगर प्लस दिखा तो रिजल्टेंट मस्ट बी नेगेटिव डायरेक्शन. एंड स्पीड ऑफ लाइट और एप्सिलॉन नॉट के बिहाफ पे ये बेसिक रिलेशंस होता है. बाय दिस वे दिस चैप्टर गोइंग टू फिनिश. और ये रेंजेस याद रखिएगा, ठीक है? और प्रॉपर्टीज वगैरह याद करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में बताइए. और अगर मजा आया है
तो अपने फ्रेंड तक चीजों को पहुंचाइए और इसमें जितनी जल्दी हो मार्क्स को कलेक्ट कर लीजिए। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।